लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। फिर सुर्खियों में आई राजीव प्रताप रूडी की एम्बुलेंस शराब की हो रही थी सप्लाई। सुशील मोदी ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर बोला हमला। सीमांचल इलाके में एक बार फिर से गरमाया घुसपैठियों का मुद्दा। बिहार विधान परिषद की रिक्त सीट पर 4 अक्टूबर को होगा उपचुनाव। कल पटना को मिल जाएगा डिप्टी मेयर। 30 जुलाई से खाली है पद। बिहार में वायरल फीवर का कहर, अब तक 14 बच्चों की मौत। पटना में लूट की बड़ी वारदात। ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटे लाखों के जेवर। सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु पर सरकार देगी 5 लाख मुआवजा। पटना सिटी में नमकीन की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। गया में नहीं होगा पितृपक्ष मेले का आयोजन, केवल कर सकेंगे पिंडदान। अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी चर्चाओं में हैं। इस बार उनके द्वारा दी गई एम्बुलेंस से शराब की तस्करी के कारण चर्चा हो रही है। एमपी फंड से जारी एम्बुलेंस से 280 लीटर देशी शराब बरामद हुआ है। इसे लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। इसे लेकर राजद के तेजस्वी यादव, जाप के पप्पू यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा है। बताया जा रहा है कि सांसद ने पंचायत को एम्बुलेंस दी थी, जिसका उपयोग शराब की तस्करी के लिए किया जाता रहा था। जब्त एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बताया कि मुखिया जयप्रकाश सिंह के द्वारा यह एम्बुलेंस संचालित किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर राकेश राय को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मुखिया जयप्रकाश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर दिए गए बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जो भाषाई असहिष्णुता हेमंत ने प्रकट की है, वह एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए सर्वथा अनुचित, अशोभनीय और निंदनीय है। अपने ट्विटर हैंडल पर एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भोजपुरी बोलकर वोट लेने वाले लालू प्रसाद यादव बताएं कि क्या वे हेमंत सोरेन के बयान का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा था कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। उन्होंने कहा था कि इन दोनों भाषाओं का झारखंड के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है और यह बिहार की भाषाएं हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर बिहार के सीमांचल इलाके में घुसपैठियों का मुद्दा गरमाने लगा है। बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि सीमांचल इलाके में बड़ी संख्या में घुसपैठी विदेशी पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खास लोगों के जरिए अपने समाज के लोगों को बसाया जा रहा है। मंदिर मठों की जमीनों को दलाल घुसपैठियों को बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हमारा विभाग सक्रिय है। जितने भी मठ और मंदिर मस्जिद की जमीन है, उसे ऑनलाइन किया जा रहा है। जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने घुसपैठ वाले बयान पर आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि रामसूरत राय खुद सरकार में है, वह किस सरकार से जांच की बात कर रहे हैं। जेडीयू एमएलसी ने कहा कि बिहार में कहीं भी घुसपैठिए नहीं है। बिहार विधान परिषद की एक सीट रिक्त है। इस पर उपचुनाव की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। अगले महीने 4 अक्टूबर को इस रिक्त पद के लिए उपचुनाव होगा। 9 मई 2021 को तनवीर अख्तर के निधन के कारण यह सीट खाली हुई थी। इस पद का कार्यकाल अगले साल 21 जुलाई 2022 तक के लिए होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर को है। मतों की गणना 4 अक्टूबर को ही की जाएगी। कल पटना नगर निगम को डिप्टी मेयर मिल जाएगा। यह पद बीते 30 जुलाई से खाली है, लेकिन अब इस पद को भरने की सारी तैयारी कर ली गई है। निगम प्रशासन की ओर से 16 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है। इस दिन डिप्टी मेयर के लिए मतदान कराए जाएंगे। इसके लिए मेयर और विरोध गुट के लोगों ने कमर कस ली है। हालांकि अभी तक दोनों गुटों की ओर से डिप्टी मेयर के लिए कौन उम्मीदवार होगा, इसका खुलासा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि मेयर सीता साहू के 5 साल के कार्यकाल के दौरान यह पटना नगर निगम का तीसरा डिप्टी मेयर का चुनाव होगा।
बिहार में वायरल फीवर से बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। लगभग 10 जिलों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। गोपालगंज और मुजफ्फरपुर बीमारी का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जबकि सारण, वैशाली, सिवान समेत राजधानी पटना में भी तेजी से बच्चों को अपनी जद में ले रहा है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में सितंबर महीने में लगभग 7,000 वायरल फीवर के मामले सामने आ चुके हैं। इससे अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसमें 9 मौत तो सिर्फ गोपालगंज में ही हुई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के वायरल मामले हर साल होते हैं। इन मामलों का कोविड-19 से कोई लेना देना नहीं है। पटना में लूटपाट से जुड़ी घटना कम होती नजर नहीं आ रही है। ताजा मामला हनुमान नगर के पत्रकार नगर इलाके का है, जहां दिन दहाड़े राजमणि ज्वेलर्स में हथियार के बल पर अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 6 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। दुकान के मालिक राकेश वर्मा के मुताबिक अपराधी 100 ग्राम के करीब सोने के जेवरात ले गए हैं। वहीं चांदी के कुछ सामान भी ले गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार सरकार अब सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु पर मुआवजा देगी। बिहार सरकार के परिवहन विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति को 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में मिलेंगे, जबकि इसके लिए गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए तक देने का प्रावधान है। पहले बिहार में 1 से अधिक लोगों की मौत होने के बाद मुआवजे की राशि पीड़ित परिवार को दी जाती थी, लेकिन अब सड़क हादसे में यदि एक व्यक्ति की मौत होगी तो भी परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने राज्य के सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को पत्र लिखकर तत्काल मुआवजा भुगतान करने और दवा निष्पादन की कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण करने का निर्देश दिया है। आज सुबह पटना साहिब ओवरब्रिज पुल के पास नमकीन की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र का यह इलाका है। फैक्ट्री में रखे ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग की लपटें तेज हो गई और देखते ही देखते फैक्ट्री जलकर राख हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इस संबंध में फैक्ट्री के मालिक जितेंद्र कुमार ने बताया कि आग कैसे लगी और यह घटना कैसे हुई, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उनके अनुसार इस अगलगी में करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कोरोना की वजह से इस बार भी गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। हालांकि यहाँ आने वाले लोग पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म व कर्मकांड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोरोना की जांच भी करानी होगी। जांच को सुनिश्चित कराने के लिए स्वास्थ्य डीपीएम नीलेश कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर के राय को निर्देश दिया गया है। इसके लिए विष्णुपद मंदिर परिसर में कोरोना की जांच कैंप और मोबाइल वैन के माध्यम से किया जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दें कि गया में अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष शुरू होता है। इस वर्ष यह 20 सितंबर से शुरू होगा और 15 दिनों तक चलेगा। कोरोना से बचाव और सुरक्षा को लेकर इस बार मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।